Video Talks app. किसी तरह का कोई चैटिंग नहीं, कोई बात नहीं, नो गेम्स, आराम से अंगूर खाते रहिए, बादाम खाते रहिए, पायस, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात को आप इतने मैच्योर हो फिर भी ये बात बोलना, रिस्पायरेशन इन प्लांट, ये बात मैं कल पढ़ा चुका हूं। ये बातें आज मैं इन शॉर्ट में बातों को रिपीट करने जा रहा हूं। हो सकता है कल वाली बात ही जितना मैंने पढ़ाया आज उतना ही होता, लेकिन क्या करूं, मुझे तो करना ही होगा। रिस्पायरेशन इन प्लांट, ये प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है। अगर मैं किसी से ये बात पूछता हूं कि बेटा रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन क्या है, अगर मैं किसी से पूछूं तो 100 में 90 से अधिक बच्चों का जवाब सिर्फ इतना ही होता है। कितना भी पढ़ा दो पढ़ दो, जवाब एक ही होता है, रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है बेटा। वो जानता है कि इसका हिंदी शोषण होता है, लेकिन वो बोलेगा क्या कि सर रिस्पायरेशन का मतलब होता है सांस खींचना और सांस छोड़ना। हमने सांस खींचा, बस यही रिस्पायरेशन। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, आपने जो जवाब दिया कि सांस खींचना और सांस छोड़ना यही रिस्पायरेशन है, तो ये बहुत इनकम्प्लीट नहीं, बहुत इनकम्प्लीट जवाब, क्योंकि रिस्पायरेशन में सिर्फ सांस खींचना और सांस छोड़ना यानी गैसेस एक्सचेंज, यानी आप अभी क्या कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पर इंसान की बात करूं, अगर मैं एक इंसान की बात करूं तो आप ऐसे हो, ये आपका मुंह है, ये आपका जीभ है, तो ये हवा ऐसे करके आता है, नाक के छेद से हवा भरता, और यहाँ क्या बेटा सांस की नली है, ये लैरिंग्स है ना। कल मैंने बताया था, ये लंग्स है, ये 2 लंग्स है, यहीं पर हार्ट रखा रहता है ना। तो देखिए सांस आप ऐसे, आपने ऐसे सांस किया, ऐसे गया, तो ये हवा ऐसे होते हुए नाक के छेद को नोस्ट्रिल कहते हैं, और इसको बोलते हैं नेजल चैम्बर। दिस इज द फैरिंक्स, दिस इज द लैरिंक्स, दिस इज द ट्रैकिया, दिस इज द ब्रोंकाई, एंड फाइनली ये आपने जो अभी अभी हवा लिया, ये कहाँ पहुंच गया, लंग्स। ये भी लंग्स, क्या हो रहा है, कोई मक्खी है मच्छर, सॉरी फॉर दैट, एक मच्छर दवा कर रहा है। ओके, तो क्या बता रहे थे, तो इस तरह से आपने सांस लिया और ये सांस ऐसे ऐसे करके लंग्स तक पहुंचा। मैंने ये भी बोला कि आप सांस छोड़ते भी हो तो जितना हवा अभी आपने लिया उसमें ऑक्सीजन भी था। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, बात बिल्कुल सही। लेकिन क्या आपके इस एटमॉस्फेयर में, क्या आपके इस एटमॉस्फेयर से जहां से आपने O2 खींचा, क्या सिर्फ O2 ही खींचा? सवाल क्या है कि आपके नाक के बगल में कोई ऐसा मशीन लगा है O2 भी खींच लिया? नहीं जनाब, O2 भी गया, CO2 भी गया, नाइट्रोजन गैस भी गया, अदर गैस भी। जब आप सांस छोड़ते हैं जनाब, तो ये सब गैस जब लौटता है, ऐसे लंग्स से जब लौटता है, तो आप कहते हो कि CO2 गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ CO2 आया, जो गैसेस आपके बॉडी के अंदर गया, N2 तो इसका कोई काम नहीं था, बहुत सारे गैस वो सभी वापस आ जाते हैं। उसमें N2 भी रहता है, CO2 भी रहता है, थोड़ा O2 भी रहता है, बहुत सारे गैसेस। तो लेकिन जनरली लोग बोलते हैं कि सर हम लोग O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, बात सही, लेकिन रियल अगर कहा जाए तो बहुत सारा गैस गया। उस सब गैस, उन सारे गैसों का हम लोग के बॉडी के साथ कोई खास ऐसी अभिक्रियाएं
कोई रिएक्शंस ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम लोग उसके बारे में नहीं बोलते हैं। सिर्फ बोलते हैं O2 गया, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से, और जब छोड़ते हैं तो उस वक्त CO2 निकलता है। यानी इंस्पायरेशन मतलब सांस लेना, इंस्पायरेशन सांस लेना, और एक्सपायरेशन सांस छोड़ना। और इस दोनों को मिला देता है तो लोग बोलता है यही रिस्पायरेशन। नहीं, ये किसका डेफिनेशन है कि सांस लै छिए सांस छोड़े छिए, ये जो बोलते हो ये किसका डेफिनेशन है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब जरा इस पर गौर समझिए तो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आप चलेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी के रिस्पायरेशन चैप्टर में आप चलेंगे, लेकिन थोड़ा जानना तो होगा ही कि पल्मोनरी जहां जहां मैं लिखूंगा बेटा, पल्मोनरी वर्ड जहां जहां मैं लिखूंगा तो पल्मोनरी का मीनिंग क्या होता है? लंग मतलब क्या होता है? फेफड़ा। फेफड़ा किसे कहते हैं? यही आप एक फेफड़ा बताइए और एक फेफड़ा, एक लंग्स ये एक लंग्स, दो लंग्स स्टूडेंट ने आपको। तो पल्मोनरी वर्ड जहां जहां आएगा तो पल्मोनरी का मतलब, और वेंटिलेशन का मतलब क्या होगा? जिससे आप लोग बोलते हैं अरे यार रूम का वेंटिलेशन करो ना, रूम मत दे रहा है, 10 दिन से रूम नहीं खोले हो, फटाफट खिड़की खोलते हो, इस इधर का खिड़की खोलते हो, इधर का खिड़की खोलते हो, हवाएं ऐसी आती हैं, हवाएं ऐसी आती, तो आपके रूम का वेंटिलेशन, अच्छी हवा आती है, खराब हवा बाहर चले जाते हैं, तो अब बोलते वाओ अब रूम का वेंटिलेशन हो गया, बढ़िया बढ़िया हवा आई और खराब खराब, मजा आ गया, रूम वेंटिलेट हो गया। तो मित्रों, तो हवा का आना और वहां से हवा का निकलना, माने गैसेस का अंदर आना और अंदर की गैस का बाहर निकलना, इसको क्या बोलते हैं? वेंटिलेशन। तो आपने लंग्स के अंदर हवा भरा और लंग्स की हवा को फिर निकाल दिया, तो ये सिंपली क्या है? तो आप क्या कर रहे हो? वेंटिलेट कर रहे हो। तो सांस छोड़ना और सांस लेना ये किसका डेफिनेशन है? पल्मोनरी वेंटिलेशन। लेकिन रिस्पायरेशन में सिर्फ इतने बोलने से काम नहीं चलता है, ये लंबा प्रोसेस है। तो सबसे इस रिस्पायरेशन का पहला भाग यही है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। चलो बेटा, आपने पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन करने के बाद क्या हुआ? यानी चलिए, लंग्स के अंदर जब हवा आता है, ये सब बात मैंने कल बताया, तो बेटा इसे क्या कहते हैं? लंग्स के अंदर छोटे छोटे पॉकेट्स, मिलियंस ऑफ पॉकेट्स, मिलियंस, लाखों लाख ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉकेट, कैविटीज, ये स्पेस, ये इसमें बहुत सारे होते हैं, मिलियंस, और इसका नाम क्या है? एल्वियोलाई। यानी एक को बोलते हैं एल्वियोलस और इसका जो पुलर होता है एल्वियोलाई। ये पॉकेट, ये दीवार है, एल्वियोलाई की दीवार है, और ये खाली जगह है। इस खाली जगह में क्या होता है? जो आपने एयर लिया वो एयर, सारे एयर, सारे ऑक्सीजन, ये अभी जो आपने लिया उसको मानो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सब आकर यहाँ चला है। उसके बाद मैंने कल बताया था बेटा कि ऑक्सीजन जब आ गया तो मैं सिर्फ एक पॉकेट की बात, जो मैं लंग्स के अंदर के एक पॉकेट की बात करूंगा, वो सब सारे पॉकेट्स की बात होगी। यहाँ पर क्या होता है बेटा? कैपिलरीज आते हैं, और कैपिलरीज क्या है? कैपिलरी क्या है? सबसे पतला ब्लड वेसल्स को कैपिलरी कहते हैं। आपके बॉडी का ब्लड की, खून की वह नली जो सबसे पतली होती है उसे क्या कहते हैं? कैपिलरी कहते हैं। तो यही कैपिलरी आपके अल्वियोलस के वॉल में से गुजर रहा है, हर अल्वियोलस के वॉल से गुजरता है कैपिलरी। और कैपिलरी में जब कोई ब्लड आता है, ध्यान सुनिएगा, तो शुरुआती में ब्लड क्या होता है? ब्लू, ये ब्लू आ रहा है, यानी ब्लू खून। जब भी आप सुनना ये खून ब्लूइश है, हल्का नीलापन लिए हुए हैं,
तो तेरे दिमाग में ये स्ट्राइक होना चाहिए, ये खून गंदा है। ब्लू कहे तो गंदा, गंदा कहे तो इम्प्योर, इम्प्योर कहे तो डीऑक्सीजनेटेड, यानी बिना ऑक्सीजन वाला। बिना ऑक्सीजन वाला खून का मतलब होता है बेटा, ऐसा नहीं कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है लेकिन बहुत कम है, CO2 की मात्रा ज्यादा है ना। अगर मैं बोलता हूं ऑक्सीजनेटेड खून, इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन वाला खून यानी सिर्फ ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, CO2 का मात्रा कम है, सिर्फ इसी दो गैस की मात्रा। ऑक्सीजनेटेड का मतलब प्योर ब्लड लाल रंग होगा, यानी अगर मैं बोलूं रेड तो कहे तो ये क्या है बेटा, प्योर ब्लड यानी शुद्ध ब्लड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन वाला। इसका कभी मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में कम है। डीऑक्सीजनेटेड, डी माने के बिना, ऑक्सीजन के बिना वाला खून का मतलब ये नहीं होता है कि ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन है बट बहुत कम कंसंट्रेशन है, CO2 की मात्रा ज्यादा है, ये बात हमेशा याद है। अब चलते हैं ब्लू खून, यानी ब्लू कहे तो इम्प्योर और रेड कहे तो प्योर यानी ऑक्सीजन। तो शुरुआती में जब ब्लड क्रॉस करता है, गौर से सुनिएगा, वो कैसा होता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लू होता है, इम्प्योर होता है। जैसे यहाँ गया और अभी अभी तूने क्या किया, सांस लेकर के सारे अल्वेओलाई में ऑक्सीजन भर रखा है, तो यहाँ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अधिक, यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन अधिक। क्या होता है, मैंने आपको अभी नॉर्मल क्लास में पढ़ाया था, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। मैंने क्या बोला था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगता है और कम से अधिक की तरफ, और पैसिव में क्या बोला, पैसिव में क्या होता है बेटा, एनर्जी नहीं लगता है और अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ खुलता है। अब उस बात को मैं रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ। तो इसको सिंपल डिफ्यूजन के कारण यहाँ का O2 इसमें आ गया, स्क्रीन शेयर कर, कौन स्क्रीन शेयर कर रहे हो, इसे घुसकाता है तो उसमें आ जाता है, आवाज नीचे जा रहा है, आवाज जा रही है बेटा, आवाज जा रही है ना, ओके ओके, अब आपको आवाज जा रही है, तो ध्यान सुनिए, एकदम यही नजर रखना। जब ब्लड यहाँ आती है तो ब्लड ब्लू है, मैंने CO2 अधिक है, CO2 यहाँ चला गया। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि CO2 यहाँ जाना है, यहाँ CO2 का कंसंट्रेशन अधिक है, यहाँ पर CO2 कंसंट्रेशन कम है, अपने आप CO2 इसमें चला गया अल्वेओलाई में, और अल्वेओलाई के अंदर O2 अधिक है, कहाँ चला गया बेटा, इस कैपिलरी के अंदर में। और जो अभी खून, गंदा खून अल्वेओलस के दीवार से क्रॉस कर रहा था, अब वो खून कैसा हो गया, यानी इम्प्योर से क्या हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई। जब अल्वेओलस के दीवार से खून गुजर रहा था तो उस वक्त खून इम्प्योर था, डीऑक्सीजनेटेड था, और जैसे ही खून वहां से क्रॉस हुआ, खून लाल हो गया, ब्लड लाल हो गया, रेड हो गया, यानी प्योर हो गया, क्योंकि अल्वेओलस में बैठा हुआ ऑक्सीजन खून में घुस गया और खून में बैठा हुआ CO2 अल्वेओलाई में आ गया। यही पूरी कहानी लंग्स के हर अल्वेओलाई के दीवार में, यही पूरी कहानी, यानी अपने बॉडी का जो सारा गंदा खून लंग्स में आया था, सारे गंदा खून को ये पता था बेटा कि हम लोग प्योर कैसे होंगे। तो सबको पता है कि अपना CO2 निकाल दो, O2 ले लो, प्योर हो जाओगे। दुनिया तुझे प्योर ब्लड के नाम से जाने, अभी तुझमें CO2 अधिक है, दुनिया तुझे गंदा खून के नाम से जाने। तो ये सभी बदनामी चाहता नहीं, तो चलो शुद्ध हो जाए, तो शुद्ध होने के लिए कहाँ जाएगा, तो सबको पता है कि ये सुनना, अपने बॉडी में लंग्स है जिसे फेफड़ा कहते हैं, वहां पर O2 बहुत रहता, चलना चलना, और वही गया अपना CO2 डाल दिया, O2 ले लिया, वाह, यानी खून साफ हो गया। और इस तरह से बच्चों, लंग्स के अंदर जो खून साफ हुआ, जो प्योर हुआ, ये सारा प्योर खून लंग्स से फिर निकल जाता है। तो निकलता कैसे है वो देखिए जरा, गौर से
देखिए एक नली, दो नली, ये इस फेफड़ा ने दो नली के सहारे लाल खून को बाहर भेज दिया। लाल खून कहे तो बेटा क्या, रेड ब्लड कहे तो बेटा क्या, यानी प्योर। बोला जा रे जा, तू साफ हो गया, अब लंग्स से निकल। जब लंग्स में गया था खून, ध्यान से सुनना, जब लंग्स के अंदर खून घुसा था, ब्लड घुसा था, तो उस नली का नाम क्या था, पल्मोनरी आर्टरी नाम, पल्मोनरी आर्टरी नाम था। और यही पल्मोनरी आर्टरी जब लंग्स के अंदर घुसा था, जब ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के अंदर एंट्री मारा था, घुसा था, तो छोटे छोटे कैपिलरी में टूट गए और उन सारे कैपिलरी में खून कैसा है, गंदा ब्लू ब्लू खून गया था। लेकिन बेटा गौर करो, जब ये खून साफ होकर निकला तो उसी नली से तो निकल नहीं जाएगा। जैसे आपके घर में अच्छा पानी किससे आता है, एक दूसरे नल से, और जब आप बर्तन साफ कर लेते हो तो पानी गंदा हो गया, तो क्या ये गंदा पानी उसी में घुस करके फिर टंकी में चला जाएगा? नहीं, उस नल से, उस पाइप से अच्छा पानी आ रहा है, और पानी गंदा होके जाना है तो उसके नीचे वाले जो आपके किचन में सिंक लगा है या जो भी लगा है, बेसिन लगा है, तो गंदा पानी किसी दूसरे पाइप से जाता है। याद रखना, अच्छे चीज किसी और से आते हैं, किसी और से जाते हैं। और अच्छे चीज जब आते हैं ना, बहुत दिमाग में रखना, बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूँ, जब अच्छा चीज कोई आता है ना अपने बॉडी में, उसको बोलते हैं सप्लाई, ग्लूकोज का सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई, फलाना का सप्लाई। जब कोई चीज वहां से निकलता है गंदा होके ना, तो उसको सप्लाई नहीं कहते, उसको बोलते हैं ड्रेनेज। अरे यार, इस गंदा पानी का ड्रेनेज नहीं हो रहा, क्या नाला गंदा है, क्या नाला जाम निकल रहा है? तो आज के बाद तुम लोग भी ध्यान से सुनना कि जो प्योर ब्लड का सप्लाई होता है और इम्प्योर ब्लड का ड्रेनेज होता है। इम्प्योर ब्लड का सप्लाई वर्ड कभी मत बोलना, सप्लाई ऑफ इम्प्योर ब्लड गलत। तो सप्लाई ऑफ प्योर ब्लड एंड ड्रेनेज ऑफ इम्प्योर ब्लड, यानी ड्रेन हो रहा है, किसी दूसरे पाइप जा रहा है। तो इस पाइप से यानी पल्मोनरी आर्टरी से जब ब्लड गया था तो ब्लड प्योर था, सॉरी ब्लड इम्प्योर था, यानी उसमें CO2 की मात्रा अधिक थी, कैपिलरी में टूट गया। सबने कहानी देखा अभी कैसे कैसे कैपिलरी गुजर रहा था, अल्वेओलाई के दीवार से अपना दे दिया, उसका O2 लिया, प्योर हो गया। जब खून प्योर हो गया तो अब दूसरे नली से जाएगा, इस नली का नाम है पल्मोनरी वेन। इसका भी नाम और इसका भी नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। मैं लिखता हूं नाम, अभी आपको सिर्फ सुनना है, अभी टू दी पॉइंट, तब मैं जाऊंगा इस रिस्पायरेशन इम्प्लांट में। अभी आप सर आपने क्या रिस्पायरेशन इम्प्लांट और आप कहीं खो गए, मैं खोया नहीं, मैं यहाँ सब बताने के बाद में वहां लौटूंगा, फिलहाल आप अपने दिमाग में बात रखते जाए। तो पल्मोनरी वेन से खून निकला तो शुद्ध था, वैसे ही कहानी सेम ऐसा ही हो रहा, इसमें भी वही हो रहा है। जब गया था तो इम्प्योर था, इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी था, और जब शुद्ध होकर खून निकल रहा है तो इस लंग से भी दो वेन निकल रहा है, और इसका नाम है पल्मोनरी वेन। यहां से भी दो पल्मोनरी वेन और इस लंग से भी दो पल्मोनरी वेन निकला, सब मिला के कितना हुआ, 4 पल्मोनरी वेन हुआ। और ये चारों पल्मोनरी वेन से ब्लड कैसा जा रहा है, प्योर जा रहा है। आया था तो इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी था। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन बात बता रहा हूँ। आपको मैंने 4-5 दिन पहले डेमो क्लास लिया था, उस दिन डेमो क्लास हो रहा था कि हम लोग ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे, उस दिन थोड़ा बहुत चर्चा हुई थी। जरा गौर करेंगे, ऐसा कहा जाता है जनरली कि आर्टरी किसे कहते हैं। अगर आर्टरी का क्या डेफिनेशन होता है, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, धमनी आर्टरी, और वेन का हिंदी शायद शिरा होता है, तो ये हिंदी उतना मुझे याद नहीं है, बट ये ब्लड वेसल्स है, खून की नलियां हैं। और आप लोग को जनरली ये पता है कि ऐसा ब्लड वेसल्स जिससे प्योर ब्लड गुजरता हो, और प्योर कहे तो लाल, प्योर कहे तो ऑक्सीजनेटेड, वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा खून की नली, ऐसा ब्लड वेसल्स जिससे प्योर ब्लड जाता हो, उसे आर्टरी कहते हैं। और ऐसा ब्लड वेसल्स, ऐसा खून की नली
जिससे क्या गुजर रहा हो, इम्प्योर ब्लड यानी ब्लू ब्लड, उसे क्या कहते हैं बेटा, भेन। ये आप लोग के दिमाग में बैठ, बात भी सही। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बायोलॉजी या केमिस्ट्री जो आप पढ़ते हो, ये आपका कोई भी साइंस पढ़ते हो एक्सेप्शन से था, अपवादों का साइंस है। साइंस क्या है, अपवादों से भरा है, एक्सेप्शन से भरा। यानी आपने कहा कि भेद है तो समझ लेना बेटा इससे होकर आर्टरी है तो इससे होकर ब्लड गुजर रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि आपके बॉडी में एक ऐसा कौन आर्टरी है जिस आर्टरी से होकर प्योर नहीं इम्प्योर ब्लड गुजरता, तो आपका जवाब होगा पल्मोनरी आर्टरी। ओहो, मजा आ गया सर। कुछ भी कह लो सर, मजा आ गया। कौन ऐसा भेन है तो भेन, गुजरना चाहिए था इम्प्योर ब्लड, लेकिन गुजर कैसा रहा है बेटा, प्योर ब्लड। तो कौन ऐसा भेन है जिससे प्योर ब्लड गुजर रहा है आपके बॉडी में, तो आंसर क्या होगा, पल्मोनरी। पहले ये बात अगर आप याद करो, आर्टरी से प्योर गुजरते हैं, भेन से इम्प्योर गुजरते। कौन ऐसा आर्टरी है जिसको नाम तो आर्टरी है लेकिन ब्लड इम्प्योर, तो पल्मोनरी आर्टरी। कौन ऐसा आपकी बॉडी में आर्टरी है, ऐसा भेन है जो नाम तो भेन है लेकिन ब्लड कैसा गुजर रहा है, ब्लू नहीं, इम्प्योर नहीं, प्योर। तो अभी आपने देख लिया, यस सर, इसका नाम पल्मोनरी भेन है, देखिए नाम तो भेन है लेकिन ब्लड कैसा है, प्योर। सर ये जो घुसा था लंग्स में, इसका नाम था पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन नाम तो आर्टरी है लेकिन ब्लड जो गया था अभी वो सब गंदा खून गया था। वाह सर, याद हो गया। अब आप रिपीट नहीं कीजिए सर, टाइम नहीं है, आप आगे ओके। तो बेटा आपने देखा कि जैसे ही लंग्स के अंदर खून आए, हवा आया, तो उस हवा में बैठा हुआ ऑक्सीजन खून में बैठे हुए CO2 से एक्सचेंज किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज विद इन द लंग्स बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड ऑफ कैपिलरी, यानी लंग्स के अंदर गैस का एक्सचेंज। अब क्या हुआ, ये सारा शुद्ध ब्लड, प्योर ब्लड ऑक्सीजन लेकर के कहां चला गया, हार्ट में, बगल में ही हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में चला गया, है ना, लेफ्ट एट्रियम, फिर वेंट्रिकल में, यानी ये लेफ्ट, ये हार्ट का अगर मैं बोलूं 4 चैम्बर है, तो अभी ये चारों भेन जो खुला, 1 2 3 4, ये सारा का सारा प्योर ब्लड कहाँ आ गया बेटा, लेफ्ट एट्रिया में। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ये लेफ्ट एट्रिया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट एट्रिया में आया और ये लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, नीचे सारा खून यहाँ से निकल करके बॉल सर्किट से निकल कर यहाँ गया और ये कॉन्ट्रैक्ट किया नीचे, तो यहाँ से क्या निकला, एओर्टा, और इस एओर्टा से पूरी बॉडी में चला। पूरी बॉडी का मतलब क्या होता है बेटा, पूरी बॉडी में खून यहाँ से चला गया। कौन खून, शुद्ध ब्लड यानी प्योर ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड खून, यानी रेड ब्लड कहाँ चला गया, पूरी बॉडी में। तो पूरी बॉडी का मतलब क्या, आपकी पूरी बॉडी किससे बना, टिश्यू किससे बना, सेल से। तो मान लो ये सेल है, हम एक सेल दिखा रहे हैं, ये ब्लड आया और गुजरा, देखो वाह, लाल लाल है, लाल लाल है, ये सेल है। सेल सब इंतजार कर रहा था कब लाल खून आएगा, लाल खून से ऑक्सीजन चुराना है। और सेल के अंदर हमेशा क्या बनते रहता है, CO2। सेल के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं और उस केमिकल रिएक्शन से CO2 निकलते रहता है। तो सेल किसका खजाना है, CO2 का खजाना है। CO2 हमारे बॉडी के लिए क्या है, डेंजरस है, खतरनाक है, टॉक्सिक है। कुछ मायने में कहीं कहीं अच्छे भी हैं, बट मैक्सिमम क्या है, हमारे लिए बॉडी के लिए क्या है, खतरनाक है। तो बॉडी का सेल चाहता है जो CO2 अभी अभी बना वो निकल जाए, तो CO2 को यहाँ डाल दिया, डालना नहीं पड़ता है, ये CO2 खुद अपने आप यहाँ अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में चला आया। क्योंकि अभी अभी जो खून आपके सेल के पास आया है, उस सेल में किसका कंसंट्रेशन अधिक है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन अपने आप चला गया, ढिच्चे बेटा, ढिचिक में डायलॉग है, इसे डायलॉग में ढिचिक जो बोलते हैं बार बार, ढिचे चला गया, ढिचे आ गया, यानी दिस इज माय डायलॉग। सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज
कि सर क्या बोल रहे हैं बीच में ढेचे, झींगा लाला, लॉलीपॉप, ऑल दिस वर्ड्स आर द पार्ट ऑफ माय डायलॉग। सो आप घबराएंगे नहीं, आप धीरे धीरे आप खाली हो जाएंगे। तो CO2 यहाँ आया, O2 आ गया, वाह सर मजा आ गया, सेल के अंदर O2 भर गया, सेल अपना खाली कर लिया। अब ये खून जब आया था तो लाल था, और जब गुजर रहा है यहाँ से जा रहा है तो कैसा हो गया बेटा, ब्लू। अच्छा, तो बॉडी के टिश्यू ने, बॉडी के सेल ने, नाक आंख पूरे बॉडी सभी बेईमान है, सभी ने O2 ले लिया। जब उसके पास कैपिलरी आया था, ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल, तो बेचारा का खून प्योर था, लेकिन जब उसी सेल से गुजर रहा है वो आर्टरी, तो सबका खून गंदा हो गया। ये गंदे खून बगल से आ रहे हैं, सभी सेल के बगल से गंदे खून आ रहे हैं, यानी पूरे बॉडी से गंदे खून आ रहे हैं, और गंदे खून वाली ये सारा कैपिलरी जुट गया, तो इसका नाम क्या हो गया, अब इसका नाम वेन हो गया। आया था तो नाम था आर्टरी, आया था तो इस वेसल्स का नाम था आर्टरी, कैपिलरी में टूट गया, सारे कैपिलरी सक गए, और ब्लड अब ये जो जा रहा है गंदा करके, इसका नाम क्या है, वेन। और अभी अभी मैंने बताया था कि आपके बॉडी में वेन का काम है इम्प्योर ब्लड को ड्रेनेज करना, वहां से हटाना, और आर्टरी का काम है अच्छे खून को सप्लाई करना। तो यू हैव टू रिमेंबर, जो कुछ टर्म्स हैं वो याद तो भूलनी। तो ये वेन, और ये वेन क्या क्या, देखिए आपके पूरे बॉडी में दो मोटा मोटा वेन है, एक का नाम सुपीरियर वेना कावा और एक का नाम इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर माने ऊपर, इंफीरियर माने नीचे। तो ये दोनों आया, ढेचे और ढेचे, फिर मैंने ढेचे बोल दिया। यहाँ से आया गंदा खून, यहाँ से आया पूरे बॉडी का गंदा खून आ रहा है। गंदा खून कहे तो इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन कम है, सिस्टोलिक है, सभी आ गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, सारा खून कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया, राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, नीचे यहाँ से क्या निकला, इसका नाम था पल्मोनरी ट्रंक, और यही दो भाग में टूट गया, तो नाम क्या हो गया, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। जरा याद, इसका नाम है पल्मोनरी ट्रंक। जब पेड़ की डाल, पेड़ का जो मेन स्टेम होता है, पेड़ का मेन तना, उसको आप बोलते हो ट्रंक। जब बहुत सारे इसमें टूट गए उसको बोलते हो डालियां, ब्रांच। तो ये जब शुरू में निकला था इसका नाम था पल्मोनरी ट्रंक, काफी मोटा था। जब ये दो भाग में टूट गया तो दोनों का नाम हो गया पल्मोनरी आर्टरी। और खून कैसा, ब्लू, नाम आर्टरी, खून ब्लू, वो तो मैं बता। यही एक ऐसा आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी, जहां नाम तो आर्टरी है, खून गंदा है। तो ये हुआ हार्ट का राइट साइड, ये हुआ हार्ट का लेफ्ट साइड। एक बंदा ने पूछा, उसको कुछ पता था नहीं, बोला कि हृदय के बाएं साइड वाले चैम्बर में कैसा खून गुजरता है। बोले यार ये तो लॉलीपॉप है, ये काफी आसान क्वेश्चन है, ये तो शुद्ध गलत है। और हृदय का जो दाहिना चैम्बर होता है, दाहिना साइड होता है, यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इससे कैसा गुजर रहा है, इम्प्योर, पूरे बॉडी का इम्प्योर खून आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, सिकुड़ गया, सारा खून खाली हो गया, इसमें आ गया राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, सिकुड़ गया, सारा खून निकल के प्रोविड ट्रंक में आया, प्रोविड ट्रंक दो भाग में आर्टरी में, नाम ही है, ये चला गया इस लंग्स में और ये चला गया इस लंग्स में। जब इसके अंदर आया तो ये कैपिलरी में टूट गया, और यहाँ अल्वेओलाई था, अल्वेओलाई में आया, CO2 गया, फिर इस तरह से खून साफ होकर फिर निकला क्या, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, एक दो पल्मोनरी वेन, दो पल्मोनरी वेन, ये चारों पल्मोनरी वेन शुद्ध खून को लिया, कहाँ आ गया, और लेफ्ट एट्रियम में पूरे लंग्स से खून साफ होकर निकला, प्योर ब्लड, वो पल्मोनरी वेन के सहारे लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, एओर्टा में गया, फिर आपके बॉडी के पास आया, बॉडी ने O2 को यूज किया, CO2 डाला, फिर गंदा हो गया, फिर इस तरह से पूरे बॉडी के सेल के सारे कैपिलरी जुट गए और वेन बना करके फिर सारे गंदे को बाहर डाल दिया। इसमें राइट एट्रियम ने राइट वेंट्रिकल में फिर गया, तो आर्टरी को यानी तो ट्रंक बोलो या आर्टरी, बात कैसे देखी, फिर गया, और सिलसिला ये प्यार का सिलसिला ये प्यार का चलता है। मैंने ये भी, इट इज माय डायलॉग, सिलसिला ये प्यार का चलता रहता, मतलब हुआ ये सारी कहानी यूं ही चलता।
तो ये क्या हुआ, तो देखिए एक बार गैस का एक्सचेंज कहाँ हुआ, पल्मोनरी लंग्स के अंदर। एक बार गैस का एक्सचेंज लंग्स के अंदर हुआ, कुछ याद करो, भूलना नहीं यार, भूलना नहीं यार। यहाँ हुआ O2 CO2 येलो, O2 येलो, CO2 गया, O2 आया। और यहाँ क्या हो रहा है गौर करो, जब बॉडी टिश्यू के पास कैपिलरी पहुंचा तो O2 येलो और खून में कौन चीज येलो, CO2, यानी खून के अंदर CO2 आते हैं और खून का जाता है सेल में। तो सेल के लेवल पर, बॉडी टिश्यू के लेवल पर कैसा हो रहा है, वहां भी O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन ब्लड में आ रहा है CO2 और ब्लड का O2 निकल करके सेल में जा रहा है। लेकिन लंग्स के अंदर क्या हुआ, ब्लड में आ रहा है O2 और ब्लड का CO2 निकल करके अल्वेओलाई में जा रहा है। मेरे क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, बात जा रही है कि नहीं। तो ये हुआ गैसेस एक्सचेंज बाय गॉड। और टू टाइप्स, माने दो जगह आपके बॉडी में गैसेस एक्सचेंज हुआ। तो आपने अब देखिए उसके बाद जब O2 आया होगा सेल के अंदर, जब सेल के अंदर O2 आता है तो सेल अब क्या करेगा, अब इस सब में जाता हूं। अब मैं बेटा दो लाइन में समझ, जब सेल के अंदर O2, यहीं से कल आगे बढ़ेगी, कल मैं अब ये रिपीट नहीं करने वाला हूं, कल मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं, आप अपने अपने दोस्तों को बताएंगे। तो जब O2 सेल के अंदर आया तो सेल में पहले से क्या था, ग्लूकोज। सेल में पहले से क्या था, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज पहले से आया हुआ था। जैसे आपके घर में आपके घर में गैस नहीं, यानी आग का कोई व्यवस्था नहीं है, चूल्हा का कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या आप चावल दाल का यूज कर सकते हो, नहीं सर। कब तक यूज करोगे कच्चा चावल, कब तक खाओगे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन। सर 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 प्लीज गैस की व्यवस्था कीजिएगा, सर सर प्लीज चूल्हा लाइए ना, लकड़ी लाइए ना, किसी तरह ना, चावल बनाना है, दाल बनाना है, खाएंगे, प्लीज सर, प्लीज सर। इससे कितना एनर्जी मिलेगा। तो मेरे मित्रों, कोई भी सेल के पास ग्लूकोज आ चुका है, ब्लड ने ग्लूकोज भेज दिया, ए सेल ग्लूकोज ले लो, और O2 नहीं देगा तो काम चलेगा, किसी तरह काम चला लेता है O2 के एब्सेंस में। अगर O2 नहीं भी आया तो जी रहा है किसी तरह, ग्लूकोज को आधा इनकम्प्लीट तोड़ ताड़ के, जैसे आप कच्चा चावल चबा उबा के खा लेते हो, थोड़ा बहुत एनर्जी मिल जाता है, लेकिन कब तक काम। उसी तरह से ग्लूकोज अगर तूने नहीं दिया और ऑक्सीजन नहीं दिया तो सेल मिला जुला के काम कर लेता है, लेकिन जैसे ही O2 आया, वाह, सेल खुशी से झूम उठता है, बोलता अपना गैस चूल्हा आ गया। अब क्या है, हम ये सेल है, ये ग्लूकोज है C6H12, C6H12O6, है ना। अब क्या करेगा, O2 आया, यानी O2 के प्रेजेंस में अब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। यानी O2 क्या है, ऑक्सीडेंट, तोड़ने वाला है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करेगा किसको, ग्लूकोज। इसी का इंतजार था। अगर O2 नहीं भी है तो भी ग्लूकोज टूटेंगे, लेकिन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। लेकिन O2 अगर आ गया, ऑक्सीजन आ गया सेल के अंदर में, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर हो गया तो कितने एटीपी निकलेंगे, 36 या 38, यानी 36 एटीपी या 38 एटीपी। एटीपी क्या है, इट इज द पॉकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट का दो, पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी ये क्या है, तो छोटे छोटे पॉकेट है। और एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा चुका हूँ, और किसी बैच में पढ़ाया हूँ, किसी बैच में नहीं पढ़ाया हूँ। तो मेरे मित्रों ये था, और इस तरह से इसका यूज हुआ, तब जाके एटीपी निकला। और इतने एटीपी बनाने के लिए बहुत सारे जद्दोजहद करने पड़े। सबसे पहले ग्लूकोज कहाँ टूटेगा, तो सर साइटोप्लाज्म में, तब माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा। तो मित्रों ये, तो अब जो जो काम हो रहा है, मेन काम तो अब हो रहा है, ऑक्सीजन आया और इसका पूरा पूरा टूटना हो रहा है, अब मेन काम हो रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, तब जाके दिस इज द रिस्पायरेशन। तो ये रिस्पायरेशन का मेन पार्ट ये हुआ, इसको बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, इसको बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। सेल ने कैसे रिस्पायरेशन किया, O2 के प्रेजेंस में,
इसको बोलते हैं एरोबिक। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सेल ने कैसे रिस्पायरेशन किया, कैसे ग्लूकोज को तोड़ करके एटीपी निकाला। ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा तो भी ग्लूकोज के तोड़ के एटीपी निकालेगा, लेकिन एटीपी कितना निकलेगा, मात्र। ऑक्सीजन नहीं है तो मात्र 2 एटीपी निकलेगा, ऑक्सीजन है तो 36 या 38 एटीपी निकलेगा, जिसको बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। या चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काफी योगदान है तो इसका नाम माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेशन, क्योंकि अंदर की बात है इसलिए इसका नाम इंटरनल रिस्पायरेशन। तो मित्रों, आज जो प्लांट में तुम पढ़ने जा रहे हो रिस्पायरेशन, उसमें यही सब चीज पढ़ना है कि कैसे ग्लूकोज टूट करके 38 एटीपी तक पहुंचता है या 36 एटीपी तक पहुंचता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एब्सेंस कैसे करता होगा, यही रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। तो कल चर्चा ये भी होगी कि क्या हमने कल ये बताया था, क्या प्लांट सांस लेते हैं हम लोग की तरह, क्या नाक लंग्स दिया है? नहीं, प्लांट के पास नाक नहीं होते, प्लांट के पास लैरिंक्स, ट्रैकिया और सांस की नली लंग्स नहीं होती, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होते। तो इसका मतलब क्या प्लांट सांस नहीं लेते? यस, प्लांट सांस लेते हैं, लेकिन सांस लेने का तरीका अलग है। दे डोंट हैव, प्लांट के पास कोई अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन है, क्या प्लांट के पास रेस्पिरेटरी सिस्टम ईश्वर ने क्यों नहीं दिया? प्लांट तो सांस लेते हैं, लेकिन फिर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों नहीं दिया? हम लोग की तरह नाक, ट्रैकिया, ये वो लंग्स क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम लोग का सेंटर तो यही है, यहीं से हवा को पूरे बॉडी में भेजे। आज नाक नहीं होता तो हवा यहाँ आती, लंग्स ना होता तो वहाँ अल्वोलाई नहीं होता, वहाँ सेक्शन नहीं होता, हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचता, हार्ट उसके बाद यानी आज सब कुछ योगदान किसका? डाउनलोड कीजिए वीडियो टॉक्स ऐप, लाइव ऑनलाइन ट्यूटरिंग एनी टाइम एनीवेयर।